होती है, देश में भी संविधान बचाओ की बात चल रही है। पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे, विधानसभाओं में जो लोग बैठे, ज़्यादातर को इस देश के संविधान का ABC नहीं पता। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये तय हुआ, ना किसी इलेक्शन कमीशन ने इस पर कभी ध्यान दिया। इसको मैंडेटरी बनाया कि कम से कम तुम अपने वर्कर और इतनी बड़ी पार्टियां बना रहे हो, सदस्य बना रहे हो, कम से कम इस देश की जिसकी शपथ लेके तुम यहाँ निर्वाचन या अपना फार्म भरते हो, इलेक्ट होते हो, देश की बड़ी पंचायत के लोग बनते हो और उसमें सुधार की बात करते हो, कानून बनाने की बात करते हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए। संविधान है क्या, किस बला का नाम है, संविधान क्यों है, कैसे है। अभी तक संविधान भी पूरी दुनिया का अलग अलग है। भारत का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, फलाना संविधान, ढिगड़ा संविधान। क्या ये दुनिया भारत के लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए अलग अलग है क्या? बचपन में थे, अन्याय देखते थे, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, फिर वो सुनते रहे। किस्मत भी कोई चीज़ होती है, हाथ में कोई लकीर होती है। कुछ लोगों के यहाँ राजयोग है, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का योग है। इन चीज़ों का आंसर ढूंढते ढूंढते खुद भी प्रयास, खुद कुछ लोगों के सानिध्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले, तो आखिरकार इस बात पे आके गाड़ी रुकी मंजिल पे कि जो कुछ संविधान है, जो कुछ कानून है, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कौन से कानून का रूल माने भाई? हम राजाओं का राज को जूता मार चुके हैं 47 में। 47 के बाद देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। ये राजाओं से इतनी नफरत क्यों हुई दुनिया में? क्योंकि अस्तित्व में कोई राजा प्रजा का जुगाड़ ही नहीं है। ये आदमी की नासमझी से जुगाड़ बने थे, ढह गए। जहाँ बचे कुचे वहाँ भी ढह जाते हैं। अस्तित्व में नौकर और मालिक का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए नौकर और मालिक का संघर्ष जो हम कह रहे हैं वो मानव निर्मित संघर्ष है। अस्तित्व में सह अस्तित्व का सब कुछ दिखाई देता है, कोई भी एक अलग है ही नहीं। ये बात समझ में आई। तो जब ये चीज़ें समझ में आई, जब इस देश का संविधान भी तभी समझ में आया। LLB करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद भी समझ में नहीं आया था। कोई आर्गूमेंट कुछ करता है, कोई जज कुछ समझता है, फैसला कुछ आता है, और बात करते हैं कॉमन लॉ की कि कॉमन लॉ लागू करेंगे। वहाँ सामने कोई प्रभावी आदमी है तो उसी में 2-2.5 पॉइंट इधर घुमाए तो उसके पक्ष में कर दिया, दूसरा है तो इसलिए कर दिया। जजेज भी ऐसे काम करे थे जैसे बंदर बिल्लियों के साथ। कहानी हम पढ़े, इधर से टूक तोड़ा, उधर से टूक तोड़ा। दिस इज हैपनिंग इन द कंट्री। तो लोग कहाँ जाएं? लोगों ने सोचा हम आराम करेंगे। लोगों का काम आराम करना नहीं है, लगातार वो मालिक हैं। 140 करोड़ नहीं, 800 करोड़ लोग इस धरती के मालिक हैं। इस धरती को बर्बादी का ठेका किसी के पास नहीं है। सबको संविधान हमने सोचा जो हमारे बुजुर्गों ने बना दिया वही संविधान होगा। वो संविधान नहीं है। वो बुजुर्गों की सोच थी, उनका अनुभव था, इसलिए हमने उसको संविधान मान लिया। उसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट हुए। इसका मतलब है बुजुर्गों ने उस वक़्त का पता ही नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या क्या हमें सुधार करने पड़ेंगे। जैसे पुराने घर में हम मरम्मत करते ही रहते हैं। तो साथियों 5-7 पॉइंट है, मैं फटाफट उन पर चर्चा करना चाहता हूँ, शॉर्ट में कन्वे करना चाहता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ? सभ्यताओं का संघर्ष कभी नहीं हुआ। असभ्यताओं का संघर्ष है। मानव जाति सभ्य हुई नहीं अभी। समझदारी का कभी संघर्ष नहीं। और ये असभ्यताएं पैदा कैसे होती हैं? असभ्यताएं इसलिए पैदा होती हैं जब सच्चाई और वास्तविकता से परे हट के हम रस्सी का सांप बना के अपने अपने तरीके से प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। उत्तर किसी के पास नहीं है। दुकानें सजा ली, कोई हिंदू फिलोसफी, कोई मुस्लिम फिलोसफी, कोई क्रिश्चियन फिलोसफी, कोई पाकिस्तानी फिलोसफी, कोई फलां फिलोसफी, कोई फिलोसफी नहीं। फिलोसफी का मतलब ही ये है कि पूरा ये अस्तित्व क्यों है, कैसे है, इसको मानव समझना चाहता है। कुछ लोग ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं, जिनको हम फिलोसफर कहते हैं। वो अपने समझ के आधार पे कुछ प्रश्नों के उत्तर खड़े कर देते हैं जो फिलोसफी में पढ़ाया जाता है। फिलोसफी के मोहताज नहीं है मानव जाति। फिलोसफी भी अस्तित्व से ही समझता आदमी। किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कोई भी ऐसा आदमी नहीं हुआ जो विश्व लेवल पे, विश्वविद्यालय से डिग्री लेके विश्व लेवल पे हारमोनी के साथ जीना सीखा हो। एक भी उदाहरण नहीं है। गांधी जी की कोई ऐसी वो डिग्री नहीं बताई होगी उन्होंने कि इस स्कूल में पढ़ने से मैं इस तरह का बना हूँ। उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दुनियादारी देखी, और मानव क्या सोचता है, क्या समझता है, मानव के बूते की बात ही नहीं है जो अस्तित्व से बाहर सोच सके, कल्पना कर सके। इसलिए आखिर में आके यहीं टिकती है बात।
अस्तित्व जैसा है उसको समझना ही शिक्षा है, उसको समझना ही विश्वविद्यालय है, उसको समझकर जीना ही मानव पद है, जो किसी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से बड़ा पद है। तो एमएलए एमपी नहीं बनना, फिलोसफर नहीं बनना, सहज मानव बनना है, जो समझदारी के बाद ही बन सकता है, जिसका कोई संघर्ष नहीं किसी के साथ, ना अपने साथ, ना परिवार के साथ, ना 800 करोड़ के साथ, ना किसी सीएम पीएम मोदी और केजरीवाल के साथ। उसके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरों को योगदान और भागीदारी देने के लिए कुछ बचता है कि मुझे कुछ समझ में आ गया तो इसको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, उसके बिना चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए भारत गांधी को जो बुखार है वो नहीं उतरेगा जब तक और नहीं घूमेंगे और नहीं खैड़ मारेंगे दुनियादारी में, क्योंकि जो चीज़ें समझ में आ रही है, कहीं अन्याय नज़र आ रहा है। अस्तित्व में कोई किसी के साथ अन्याय नहीं है, मानव जाति को छोड़ के कोई अन्याय करता भी नहीं, अन्याय तो दूसरों के साथ हो रहा है। गांधी जी ने कहा, उस वक्त गांधी ने शायद सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए बात कही, पूरी धरती या पूरी मानव जाति या पूरे अस्तित्व के लिए बात नहीं की। उनका ध्यान उस वक्त हो सकता है वो समझाने के लिए उन्होंने इस तरह किया हो, समझ उससे भी बड़ी हो। उन्होंने कहा जियो और जीने दो। किसको कह रहे हैं? शेर को तो नहीं कह सकते, वो तो हमारी भाषा नहीं समझता, भाई जी और जीने दे। गांव से एक आदमी को खा लिया कर, 5 को मत पकड़ा कर। तो जी और जीने दो की बात मानव जाति के लिए थी, इंडिया के लोगों के लिए थी, कि जो इतने जातिवाद में और रिलीजन में फंसे हुए हैं, इसलिए जियो और जीने दो। पर उसमें मेरे जैसे स्टूडेंट को एक बात समझ में आती है कि यहाँ तो जीना किसी का अपना ही पूरा नहीं हो रहा। किसी को छोटी मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसे कार चाहता है, कार के बाद जहाज चाहता है। तो जब मेरा ही जीना पूरा नहीं हो रहा तो मैं किसको जीने दूंगा? इसलिए मैं परेशानी का कारण हूँ आखिरकार, कोई और नहीं है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कितने समाधान के साथ हैं। मेरा खुद का अगर जीना हो रहा है तो मैं चारों तरफ उस अगरबत्ती की तरह हूँ कि जो जो मेरी उस संपर्क में आएगा, उस सुगंध में आएगा, मेरे जीने को देखेगा, वो अपने आप ठीक होता चला जाएगा। पार्लियामेंट और पुलिस शासन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में शासन और प्रजा का कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि कोई राजा होगा। वो बुखार अभी तक नहीं उतरा इस देश में। 47 के बाद जो हमने संविधान बनाया था, वो संविधान मानवीय व्यवस्था के लिए है, जहाँ सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए है। लोगों ने इसको भी अलग अलग कहानियों से घड़ लिया। रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा इस देश में हो गया। रिजर्वेशन की मजबूरी ये थी, जब देश में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही और बहुत बड़े तबकों को भागीदारी से ही वंचित किया जा रहा है। रिजर्वेशन नौकरी का नाम नहीं है, भागीदारी का नाम है। वो भागीदारी इस देश में वैसे हो जाए तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगी, वरना खत्म नहीं होगी, समाज ऐसे बटा रहेगा। तो सभ्यताओं असभ्यताओं का टकराव क्यों? पूरी मानव जाति में जिनको भी देख लो, जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, धर्म नहीं कहूँगा उसको, संप्रदाय के ठिकाने हैं, वो किताबें हैं, वो बिल्डिंगें हैं, वो उसके ठेकेदार जो लोग हैं, वहाँ उन चीज़ों की भरमार है जो अस्तित्व में एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है और मरते दम तक हमारे साथ भी रहता है। मैं उसके कुछ कंक्लूजन में पहुंचा हूं, आप पहुंचेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है, पर मैं उस पर अब पूरी तरह से शांत तरीके से और मैं सहज हूं। वो ये है, बुढ़ापे तक भी आदमी का पीछा नहीं छूटता ये दुनिया क्यों, कोई भगवान है या नहीं है। और जितने भी रिलीजन हैं वो 2-3 हिस्सों में बढ़ते हैं टोटली। नंबर 1 वो जो भगवान को कर्ता के रूप में देखते हैं कि जो भी कुछ है वही करता है, तो वही करता है तो फिर झगड़ा खत्म। फिर तो किसी ने चोरी कर ली, उसको पुलिस क्यों पकड़ती है? किसी ने डाका मार लिया, हत्या कर दी, तो क्यों पकड़ते हो फिर भाई? तुम अपने आप ही ये तो एक तरफ से प्रचार कर रहे, लोगों में गलत धारणा डाल रहे हो कि जो करता वही करता है। तो कितना बड़ा काम जो शिक्षा को करना चाहिए उस पर कालिक पोत रहे हैं ऐसे कथा कहानी और ग्रंथ। अब उनसे भी निजात पानी होगी। अस्तित्व के अनुसार, वास्तविकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। इसको कहते हैं शिक्षा का मानवीयकरण। और इसीलिए लोग अलग अलग हैं। अपने आप को जो हिंदुओं का ठेकेदार, मुसलमानों का ठेकेदार, क्रिश्चियन का ठेकेदार, फलाना ठेकेदार, और बड़े बड़े अलग अलग ड्रेस कोड बनाए बैठे हैं। अलग अलग ठेकेदारी की प्रथाएं जो हैं वो इस पे आधारित है। वो उसी तरफ अपना घुमाते रहते हैं कि कोई करता है। अच्छा, जो उनकी बात नहीं मानता उसको कहते हैं तुम नास्तिक हो।
अपने आप को वास्तविक मानते हैं। बस जो भगवान करता, कोई सांड है वही घुमा रहा सारा सिस्टम, तो आस्तिक हो गया। कोई कहते हैं ऐसा कोई सांड नहीं है, उनको कह दिया नास्तिक। ये दोनों ही भ्रमित करने वाली बातें हैं। अस्तित्व की वास्तविकता को कोई नकारने की हिम्मत नहीं कर सकता, ना आप और ना मैं, ना हम उसको चेंज कर सकते, ना हमारी कुव्वत है, ना हमारी कैपेसिटी है, किसी की भी नहीं है। चाहे परमाणु बम बनाने वाले हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है। वो है वास्तविकता। जैसा है सब कुछ ऐसा है, और अस्तित्व में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। ये वहम निकालना पड़ेगा पूरी मानव जाति का। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, अस्तित्व में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खास कपड़े पहनने वाले लोगों को पता होता है या पता लग सकता है, या पहाड़ में गुफा में घुस के ही पता लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अस्तित्व की रियलिटी क्लासरूम में उसी तरह पढ़ सकते हैं जैसे ए फॉर आम, ई फॉर इमली। इससे बड़ी बात नहीं है। अध्यात्म को इतना मुश्किल बना दिया और लोग इससे फड़कते भी हैं कि ये तो कुछ बाबाओं का काम होगा। अध्यात्म मेरे जीने का आधार क्या हो, मेरे विचारों का आधार क्या हो, इसका नाम है अध्यात्म। आप किस शब्द से क्या अर्थ निकाले वो आपकी मर्जी। मैं जो मतलब निकालता हूँ वो मेरा भी अधिकार है। वो ये है, उससे आप सहमत नहीं हो तो बाद में बात भी कर सकते हैं। पूरी मानव जाति का आधार क्या जीने का। इसलिए जो लड़ाई झगड़े हैं, आधार एक नहीं है। और जबकि अस्तित्व जैसा है, सबके लिए एक जैसा है, तो इसलिए उसमें जो रूल है न्यूटन का लॉ नहीं, ना न्यूटन के बाप का रूल नियम कोई, ना किसी और का। उस चीज़ को पहले भी लोग समझते थे, किसी ने किताब में लिख दिया। जब से किताब लिखने की बात हुई तो न्यूटन का नाम आ गया। सेब पहले भी गिरती थी नीचे, आज भी गिरती है, कल भी गिरेगी। जो था वो है, जो है वो रहेगा। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ समझना है, समझ के जीना है और उसको प्रमाणित करना है। इसको सारा का सारा देखने के बाद जितनी फिलॉसफी हैं, तर्क वितर्क करते रहो, तर्क वितर्क बढ़ते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आखिर आदमी करे क्या। मगर जो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा तार्किक होती है। सच्चाई तर्क के आधार पर तर्क की बपोती नहीं है। तो अस्तित्व जैसा है उसको पूरी मानव जाति को जब तक शिक्षा के जरिए नहीं समझाया जाएगा, तब तक मानव जाति का अध्यात्म यानी जीने का आधार एक जैसा नहीं होगा। और जब तक जीने का आधार एक जैसा नहीं होगा, उसको आप सभ्यताओं का नहीं, असभ्यताओं का संघर्ष कहो। वो घर में भी होगा, मियाँ बीबी के बीच में, बच्चों के बीच में, और आप जितने टीम के लोग इकट्ठे होना चाहते हैं उनके बीच में भी होगा। जब तक होगा, जब तक आधार एक नहीं होगा। और वो आधार यही है, वो सब कुछ अस्तित्व में है। इसलिए संविधान में संशोधन, संविधान का मतलब संपूर्णता के अर्थ में विधान। संपूर्णता क्या है? खाली 140 करोड़ भारत के लोग नहीं, खाली धरती नहीं, पूरा अस्तित्व उसमें धरती है। और कहीं होगी, जब मानव जाति को जरूरत होगी और पता करेगा। काफ़ी चीज़ों का पता चल ही गया। कितनी बार चंदा को हमने मामा कहा, पर मामा कभी मिला नहीं। अब मामा पे कुत्ते भी घुमाए, तो मानव जाति ने कर दिखाया। इट इज़ पॉसिबल। ये केवल यूएसए के साइंटिस्ट ऐसा करेंगे, वो इंडिया के ने भी कर दिया। तो ज्ञान किसी की बपोते नहीं, ज्ञान तो ओपन यूनिवर्सिटी बाहर है, वो स्कूल और कॉलेजों की मोहताज नहीं है। उस ज्ञान के आधार पे हमारा विचार बनता है, उस ज्ञान के आधार पे जो समझने की चीज़ है। तो इसलिए वही हमारे बुजुर्गों का निचोड़ कि हमें कैसे जीना है, वो प्रियम्बल में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, वहाँ हम भारत के मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं लिखा हुआ। वहाँ ये नहीं लिखा होगा हम भारत के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, अगड़े पिछड़े, ब्राह्मण, वैश्य, बनिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वो वी है। वी क्यों लिखा फिर? वी का मतलब है वो उनको पता है। ये बाकी चीज़ें नकारा हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मानव जाति एक है, कद काठी हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर एक जैसा है। इसलिए और प्रियम्बल में 3 न्याय की बात करते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल। वो न्याय क्या है? वो न्याय का मतलब ये है, अगर ये 3 न्याय होंगे या इनमें से एक भी होगा, वो उसका रिजल्ट, उसके फल में भाईचारा झलकना चाहिए। जिस कानून बनाने से, जो पॉलिसी बनाने से, जिस काम से, आचरण से, अफसरों के, जजों के जिस फैसले से देश में भाईचारा नहीं बढ़ता, वो फैसला गलत, वो कानून गलत, वो पॉलिसी गलत। ये टेस्ट है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील बलराज मलिक इसको समझेगा, किसी की बपोती नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल। तो साथियों, गांधी जी ने लोगों के लिए कहा जी और जीने दो। कुछ बातें समझ में आने के बाद मैं कहता हूँ
उस बात को, उस बुजुर्ग की बात को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है उनके दिमाग में भी ये बात हो, पर हम उसको खुले से कहते हैं, उसका जीने दो और जियो। क्योंकि पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु अगर नष्ट हो जाएं तो आप उसी तरह से मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपकी नींव खिसकने से आप लेंटर पे लेट रहे हो ऊपर छत पे, आप नीचे धड़ाम से गिरेंगे। मानव जाति की औकात ही नहीं उनके बिना सर्वाइव कर सके, इस धरती पे जी सके। वही है उसके यहाँ तक विकास हो के मानव बनने में। इसलिए जीने दो और जियो। हमारे जीने में जितने लोग सहायक हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबको यथावत बने रहना ही जीने देना है, और सबको जीने देंगे तब हमारा जीने का मामला फिट होता है। बस हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, एक दो बात और कह के बात ख़त्म करते हैं। साथियों, पूंजीवाद, असमानता, ये वो फलाना, इसमें कोर्ट के भी घुटने टिक गए, देश के नेताओं ने भी चर्चा कर ली, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ तक नारे आ गए समाज में, दो गुजराती बेचने वाले, 2 गुजराती खरीदने वाले। ये जब तक होता ही रहेगा, जब तक पूंजी के आधार पे को आधार बनाया जाएगा आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का आधार ही मानव जाति के लिए है एक श्रम, उसकी मेहनत। अर्थव्यवस्था का आधार लोगों की मेहनत हो, न कि मनी, कि किसके पास कितना पैसा है। यहीं से सारी गड़बड़ है। तो साथियों, इस तरह की बात समझ के हम बहुत टेंशन में रहते थे कि भाई कहाँ न्याय मिलेगा। घूमते घुमाते हमने सोचा फिर सुप्रीम कोर्ट में देखते कैसे न्याय हो रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट का तमाशा देखा तो हमने सोचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में न्याय होता होगा। वहाँ भी पढ़ाई करने चले गए, देखा कि सब जगह पे ड्रामा ही है। सब मदारी की तरफ तमाशा करके अपना पेट पालने का जुगाड़ कर रहे हैं। न्याय व्याय ना इनको समझ में आया है, ना न्याय व्याय डिलीवर कर पा रहे हैं। न्याय का मतलब सहअस्तित्व, और सहअस्तित्व के हिसाब से जीना। जब सहअस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो फिर संघर्ष करने का मादा बचता है क्या?